था। 600 पन्ने की रिपोर्ट है वो। सार ये है उसका कि इस देश के किसान को बचाने के लिए ये सख्त आवश्यकता है कि C2 को प्लस 15% का फार्मूला लागू किया जाए। परिवार ग्वालियर किसान आंदोलन में छोटा सा तो एक श्रम हुआ, उसकी श्रम का मूल्य जो वो मेहनत कर रहा है। और दूसरी बात कि जब मैं 5 बीघा का खेतिहर हूं और मैंने अगर कोई फसल लगाई है तो उस फसल में पानी की कीमत होती है, बिजली की कीमत होती है, खाद की कीमत होती है, बीज की कीमत होती है, ट्रैक्टर की कीमत होती है। ये सब मिला के तो मजदूरी और लागत मिलाकर, ये कॉस्ट इन दोनों को मिलाकर और इसमें जो बनता है उसमें 50% जोड़ दिया जाए। अगर ये किया जाएगा तो इस देश का किसान बच सकता है। इस देश को में जो आत्महत्याएं हो रही है वो रोकी जा सकती है किसानों की आत्महत्या को। और ये सबने खुशी जाहिर की थी, हाँ इस रिपोर्ट को लागू होना चाहिए, हाँ इस रिपोर्ट को लागू होना चाहिए। लेकिन किसी ने भी जो है इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। और आप अन्नदाता को भगवान मान रहे हो। अरे भगवान के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। कैसे भगवान लगते हो हम लोग। एक किसान, एक बात जरूर हम कहना चाहते हैं, बिना गोली चलाए, बिना लाठी चलाए 60-65 किसान शहीद हो गए सीमा के अंदर। अब आप देखिए, इसका आरोप किसी को लगाए, सब हम क्या कर रहे हैं। लेकिन ये कहना चाहते हैं मोदी जी आपसे कि हमें दिखता है कि आप किसके साथ हो। हमें 5 साल पहले भी जब दिखा था, जब भारतीय कंपनी थी BSNL मोबाइल की कंपनी, उस BSNL के खिलाफ आपने जियो का प्रचार किया था, अंबानी का प्रचार किया था, तब बहुत विरोध हुआ था, तब आपने उससे अपना फोटो हटवाया था। लेकिन उस समय भी हमें दिखा था कि आप किसके साथ खड़े हो। और आज भी हमें दिखता है कि अंबानी के बेटे की बहू की डिलीवरी होती है तो जच्चा बच्चा का कुशल पूछने के लिए आप हॉस्पिटल चले जाते हो। लेकिन 5 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा किसान 45 दिन से इस बॉर्डर पर पड़ा हुआ दिल्ली के अंदर मर रहे हैं और आप पूछे नहीं गए हो। हमें समझ में आता है कि आप किसके साथ हो। हमें समझ में आ रहा है कि आप अडानी और अंबानी के साथ हो। हमें समझ में आ रहा है इस देश के पूंजीपतियों के साथ हो। और हमें भी समझ में आ रहा है, हम कोई राजनीति करना नहीं चाहते, किसानों का मंच है। लेकिन हमें कहना चाहते हैं, अगर किसानों की समझ में आ गया आप पूंजीपतियों के साथ में हो। और कैसे समझ में नहीं आएगा। ये तीनों काले कानूनों में क्या लिखा है। इन तीनों काले कानूनों में यही तो लिखा हुआ है कि अब कोई भी, अब निजी मंडियां खोली जाएगी। अब सरकारी, अब ये नहीं कह रहे कि सरकारी मंडी बंद होगी। एक शेर है कि जहर देता तो सबकी नजरों में आ जाता, तो किया यूं कि वक्त पे दवा ना दी। अब अगर सरकारी मंडियों को बंद करना है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे सरकारी मंडी खत्म करनी है। मैं प्राइवेट मंडी खोलूंगा और प्राइवेट मंडी खोलूंगा और निजी सरकारी मंडी को बदनाम करूंगा। सरकारी मंडी बंद होगी, निजी मंडी आएंगी तो हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल तक किसानों को अच्छा भाव दे दे और उसके बाद ये कहेंगे अरे सरकारी मंडी में कोई आता नहीं है, बेमतलब की हो गई है, इस मंडी को बंद कर दो। और सरकारी मंडी अगर बंद हो गई उसके बाद मोनोपोली हो जाएगी पूंजीपतियों की। और जब प्राइवेट मंडी में किसान जाएगा और सरकारी मंडी बंद हो चुकी होगी तब वही मंडी वाले कहेंगे ये तेरी फसल में चमक नहीं है, इसे दाना वजनदार नहीं है, ये मैं इतने भाव ले रहा हूँ। MSP मैं नहीं जानता, मैं तो ये जानता हूँ कि 1868 रुपए धान की MSP है, लेकिन मैं तो 1300 में ले पाऊंगा। तुझे देना है तो दे, नहीं तो अपने घर ले जा। किसान की मजबूरी होगी, वो 1300 में देकर आएगा। लेकिन 1300 में देने के बाद जब वो अपने घर पे आएगा, अपने बच्चे की पढ़ाई के बारे में सोचेगा, अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचेगा, अपने बूढ़े माँ बाप की दवाई के बारे में सोचेगा, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, जाके फांसी के फंदे में झूल जाएगा और अपनी जिंदगी खत्म कर लेगा। ये हालत होने वाली, ये हालत होने वाली है। और इसके लिए हम लोग बात करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए। और यही सवाल है जिस सवाल को अन्नदाता समझ बैठा है। और 10 लाख से ज्यादा किसान बॉर्डर पर डटा हुआ है। और साथियों, उसी किसान आंदोलन ने, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने ये 4 नारे दिए हैं अभी, जिन 4 नारों को हमें शहर से लेकर गांव तक पूरा करना है। और 4 नारे क्या है? उन्होंने कहा है 13 तारीख को, 13 जनवरी के दिन ये किसान बिल है। हमारे नौजवान भाई हैं यहाँ पर, ये तो नेट से भी निकाल लेंगे, निकालिए उन नेट से उन बिलों को।
और उन बिलों की चौराहे चौराहे पर होली जलाइए, गांव गांव में होली जलाइए और कहिए तुम्हारा बिल हमें मंजूर नहीं है। देश की संसद में धोखे से तुमने बिल पास करा लिया, लेकिन जनता की संसद इस बिल को नकारती है, इसकी होली जलाती है, हमें बिल मंजूर नहीं है। तो एक तो बात यह है कि 13 तारीख को इनका बिल जलाना है, इनके कानूनों को जलाना है। और उसके बाद ये जो मुख्य सवाल है कि हर आंदोलन में की कामयाबी के लिए महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। अरे महिला भी किसान है, जो किसान है वो इस बात को जानते हैं, चौपे पालने से अलावा लेके खेतों तक में महिलाएं भी काम करती है, महिलाएं भी साथ साथ कंधा मिलाकर खेती का काम करती है। तो 18 तारीख को महिला किसानों का सम्मेलन होना है, सारी महिलाओं को यहाँ पर किसान महिलाओं को इकट्ठा किया जाएगा, उनका अभिनंदन किया जाएगा और उनसे अपील की जाएगी कि आप भी लड़ाई में शामिल हो। देश की आजादी की लड़ाई तभी सफल हुई जब उसमें महिलाएं कूदी, और ये आजादी की ये दूसरी लड़ाई जो है, आजादी को बचाने की लड़ाई, इस लड़ाई में भी तभी सफलता मिलेगी जब महिलाएं आएंगी। तो 18 जनवरी को महिलाओं का सम्मेलन करना है, किसान महिलाओं का। और उसके बाद आएगी 23 जनवरी। 23 जनवरी का मतलब जिन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और दिल्ली चलो का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है उस दिन। और हम लोग कहना चाहते हैं, देश को आजादी कराने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन की कुर्बानी दी थी, और हम लोग उनके जयंती पर यह संकल्प लेंगे कि चाहे अपने जीवन के बलिदान क्यों ना करने पड़े, लेकिन इस देश की गुलाम को दोबारा गुलाम नहीं होने देंगे। ये संकल्प लेने का दिन है 23 जनवरी का दिन। और उसके बाद आएगी साथियों क्या 26 जनवरी। और 26 जनवरी को दिल्ली में कहा गया है 1 लाख ट्रैक्टर और 1 करोड़ किसान दिल्ली में घुसेगा और दिल्ली में परेड करने का काम करेगा। साथियों, ये नारा दिया गया है, और ये नारा ऐसे नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई व्यवस्था करेंगे। हम इस देश की संविधान में हमारी पूरी की पूरी आस्था है, और इसलिए वहां के नेताओं ने कहा है, किसान नेताओं ने, किसान आंदोलन के नेताओं ने, कि हम जो है अर्थव्यवस्था नहीं करेंगे, हम पूरी तरीके से संवैधानिक दायरे में रहकर काम करेंगे। और जब हम जय जवान और जय किसान का नारा लगाते हैं तो पहली परेड हमारा जवान करेगा दिल्ली के लाल किले के मैदान पर, और उनकी परेड जैसे ही खत्म होगी उसके बाद किसानों के 1 लाख ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर घुसेंगे और बम परेड करेंगे। ये दिखाएंगे मोदी को। आप डर देखिए, यहाँ की मीडिया दिखा नहीं रही। जिन्होंने हमें गुलाम बनाया उनको मुख्य अतिथि बनाने का काम हमारे देश की सरकार ने किया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को यहाँ पर मुख्य अतिथि बनाने का काम किया था इस सरकार ने। लेकिन किसानों के विरोध को देखते हुए बोरिस जॉनसन जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है, उसने अपने आप ही मना कर दिया, भैया मैं नहीं आ पा रहा। उसने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा 26 जनवरी। पहले तो उसने हाँ कर दी थी, अब उसने मना कर दिया। डर देखिए आप, डर देखिए, ये है किसान आंदोलन की जीत। अरे आंदोलन तो किसान जीत चुका है, तुम कितने दिन चलाओगे। और हमने कहा है अभी, इसलिए 26 जनवरी का जो दिन है वो 26 जनवरी के दिन में 1 लाख ट्रैक्टर 1 करोड़ जनता दिल्ली के अंदर जाएगी। हमारी दिल्ली है, हमारी राजधानी है, हम जाएंगे दिल्ली में, शान के साथ जाएंगे, परेड करेंगे वहां पर। लेकिन ग्वालियर में भी कल मीटिंग हुई किसान मोर्चे की, यहाँ पर स्टैंड के नीचे, और टेंट के नीचे किसान मोर्चे के नेताओं ने संकल्प लिया है कि जब दिल्ली में परेड हो रही होगी तब ग्वालियर के इसी सड़कों पर 1000 ट्रैक्टर निकलकर परेड करेंगे तिरंगा लेकर, और इस आजादी की रक्षा की और संविधान की रक्षा का संकल्प ले। और इसलिए साथियों, जो कहते हैं नेताजी क्या होगा, मोदी तो अड़ गया है, वो नहीं मानेगा, ये सब भूले की बातें हैं। जो लड़ाई आधे अधूरे मन से लड़ी जाती है वो कभी जीती नहीं जाती। इसलिए हम कहना चाहते हैं साथियों, ये लड़ाई जीतेगा तो किसान ही, फिर कितने भी लग जाए लेकिन किसान ही जीतेगा। और किसान ने कह दिया है 6 महीने का राशन लेके पहुंचा है किसान, कोई चिंता की बात नहीं है। दिल्ली में वो लड़ रहे हैं, यहाँ पे हम लड़ेंगे, सब मिलकर लड़ेंगे। गांव गांव शहर शहर से जनता आएगी तो जरूर हम लोग जीतेंगे साथियों। और ये इसलिए 8 तारीख को, ये 8 जनवरी निकल गई परसों के दिन, 8 जनवरी को जब वार्ता चल रही थी विज्ञान भवन के अंदर देश की दिल्ली की राजधानी में किसान नेताओं के साथ, तब दोबारा हमारे हमें सर में इस बात की है कि हमारे जिले का जो लाड़ा समूह हुआ करता था वो अब सबूत कबूत हो गया है। उसे जो है मीटिंग बुलाई थी नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने, और उन्होंने कहा कि साहब आप मान जाओ,
बोले क्या माने? बोला सब संशोधन की बात कर लो। बोले संशोधन वसूधन कुछ नहीं होता। अब जहर मुझे पिला रहे हो तो मैं ये कहूंगा कि उसमें पानी डाल दो, जरा जहर की तीव्रता कम हो जाएगी। कोई मानेगा इस बात को? भैया जहर की शीशी आप पी लो। मैं कहूँ नहीं मेरे को नहीं पी, नहीं इसमें पानी डाल देते हैं थोड़ा सा, पी लो। होता है क्या? जहर तो मतलब जहर ही होता है। इसलिए तीनों कार्य कानून में कोई संशोधन की बात नहीं है। ये देश की गुलामी का दस्तावेज है, बात किसानों की लड़ाई नहीं है। ये देश की गुलामी का दस्तावेज है, इसको रद्द करना ही पड़ेगा और कोई विकल्प है नहीं है। और इसलिए किसानों ने कुछ नहीं कहा। किसानों ने जो उन्होंने ड्राफ्ट दिया, उस ड्राफ्ट के पीछे एक नारा लिखा, एक दो लाइन लिखे, दो शब्द, उसको समझिए और समझिए क्या क्या मामला है किसान आंदोलन। दो शब्द लिखे, जीतेंगे या मरेंगे। आज कट्टर से बस उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जीतेंगे या मरेंगे। इसका मतलब यह है किसानों के संकल्प को देखिए, उन्होंने कह दिया जीतेंगे मरेंगे। और इसलिए अब दोबारा से 15 तारीख को वार्ता हो रही है। हमें उम्मीद है कि कुछ वार्ता में सकारात्मक समाधान निकलेगा। लेकिन जब तक मोदी सरकार ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेती, सवाल इस बात का नहीं है कि किसानों का क्या होने वाला। सवाल इस बात का है कि इस देश की तरुणाई जो है, देश की जो तरुण है, युवा है, आज उनका भविष्य भी खतरे में है। बड़े बड़े कॉलेज खोले गए थे, IIT कॉलेज, IITM कॉलेज और तमाम सारे कॉलेज खोले गए थे। इंजीनियरिंग कर रहा है लड़का, इंजीनियरिंग कर रहा है लड़का, और इंजीनियरिंग करने के बाद आज नौकरी मिली लड़कों को। लड़के जो है सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, कोई नौकरी नहीं मिल रही है। मैंने एक बार आकलन किया था और ये पता लगाने की कोशिश की तो ग्वालियर से 10,000 बच्चे हर साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके निकलते हैं, पास आउट होते हैं। और 10,000 इंजीनियरिंग बच्चों में से नौकरी कितने को लगी, इसका हिसाब किसी के पास नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं 10,000 में से 1,000 बच्चों की भी नौकरी नहीं लग पा रही है। ये सवाल है इस बात का, और ये सवाल इस बात का है कि ग्वालियर की जनता में जब 20% लोगों को 2 रुपए किलो का राशन मिल रहा है, वो समझने की बात है। ये 2 किलो रुपए का राशन कहां से मिल रहा है, कौन दे रहा है? ये 2 रुपए किलो का राशन FCI से आता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। और जब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहां से आती है? इन्हीं किसानों से। और जब सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी तो फूड कॉर्पोरेशन कहां से खरीद करेगी? और जब वहां से खरीदी बंद हो जाएगी तो गरीबों को सस्ता राशन कहां से मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये लड़ाई सिर्फ किसान की नहीं है, लड़ाई जनता की भी है। ये लड़ाई सिर्फ किसान की नहीं है, ये लड़ाई किसान के साथ साथ हम लोगों ने कहा है, हम जो बार बार कहते हैं, ये लड़ाई सिर्फ फसल की नहीं है, ये लड़ाई नस्ल को बचाने की भी है। फसल बचाएंगे, आने वाली नस्लों को बचाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई को तभी कामयाब कर सकते हैं जब ग्वालियर का एक एक आदमी, एक एक नौजवान, एक एक महिला, एक एक छात्र निकलकर सड़कों से निकल कर आए और इस बात को समझे। हम लोग ये कहना चाहते हैं साथियों से, आइए डिबेट कीजिए, बैठिए। शाम को तमाम सारे लोग यहाँ बैठते हैं, आप भी आइए, बैठिए, यहाँ पे डिबेट कीजिए, चर्चा कीजिए और कोई तो समझाए। और ये बात, ये जो नौजवान लोग खड़े हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि भगत सिंह ऐसे वैसे नहीं थे, कोई जुनूनी, कोई दीवाने नहीं थे। भगत सिंह ने बकायदा तय करके कि जब मेरी शहादत होगी तो शहादत होने के बाद इस देश की तरुणाई जागेगी, और जब इस देश का नौजवान जागेगा तब इस देश में क्रांति होगी और देश आजाद होगा। अपने आप को बलिदान किया था इस देश भगत सिंह ने, 23 साल की उम्र में बलिदान किया था। और यहाँ पर बाबा राम सिंह जो है सिखों के संत थे, उन्होंने बहुत बड़े संत थे बाबा राम सिंह। अचानक उन्होंने अभी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि उन्होंने कहा किसानों का दर्द मेरे को देखा नहीं जा रहा है और मुझे लगता है कि मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए। उनका बलिदान इसलिए था कि लोग जागे। और साथियों, मीडिया नहीं कहने वाला कि आप जागो, क्योंकि अधिकांश मीडिया, कुछ मीडिया की बात नहीं मैं छोड़ दूं, लेकिन अधिकांश मीडिया के लोग उनके साथ हैं। इसलिए वो मत देखिए जो मीडिया दिखा रहा है, वो देखिए जो सड़कों में हो रहा है, वो देखिए अपने अपने घरों में देखिए, बच्चों का रोजगार लगा कि नहीं लगा, अपने अपने घरों में देखिए। और जब शाम को खाना खा, अरे हमारी परंपरा रही है कि जब थाली आती है तो थाली आने से पहले पहला कोरा हम जो है नमस्कार करते हैं, उस किसान का धन्यवाद देते हैं जो किसान अन्न पैदा करता है, जो इस सर्दियों में भी ठुठुर कर खेतों में रहता है, अपने फसल की रखवाली करता है, तब हम लोग भोजन ले पाते हैं। और आज वो किसान लड़ रहा है, वो किसान सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा,
वो किसान इस देश की लड़ाई लड़ रहा है, इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, इस देश को दोबारा गुलाम न होने पाए इसकी लड़ाई लड़ रहा है। उसमें साथ देना जरूरी है, उस किसान के साथ खड़ा होना जरूरी है, वरना आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा एक भगत सिंह थे, एक अशफाक उल्लाह खां थे, एक महात्मा गांधी थे, एक नेहरू थे जिन्होंने देश को आजाद कराया, और एक हमारी पीढ़ी थी जो घरों में सोती रही, किसान लड़ा था उसका साथ दे दिया, अब वो मन्नू की तरह उसको चक्कर में मार दिया गया। इसलिए साथियों, ये देश की आजादी को बचाने की लड़ाई है, इसमें सबका एक दो चार का नहीं, सबका साथ चाहिए। मैं चाहता हूं, ताज भोपाली का एक बहुत मशहूर शेर है कि मैं चाहता हूं निजाम पुहल बदल डालूं, मगर ये बात फकत मेरे बस की बात नहीं। उठो दुनिया के आम नौजवानों, ये सबकी बात है, 2 4 बात 10 की बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथी अखिलेश यादव जी, बहुत ही जोशीले स्वर में आपने अपनी बात को रखा और हमें समझाने का प्रयास किया। साथियों, ये है कि अभी हमारे एक वक्ता आ रहे हैं, शिवपुरी के हैं, वो ओबीसी महासभा के शिवपुरी जिलाध्यक्ष हैं। वो चूंकि दूरी से आए हैं और इसलिए उनको बुलवाना भी जरूरी है, तो मैं उनसे निवेदन करूँगा। साथी गिरिराज सिंह धाकड़, ओबीसी महासभा जिला अध्यक्ष शिवपुरी, वहाँ की बात है गिरिराज सिंह धाकड़। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आवाज नहीं आई। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। दोस्तों, आज हमारे लिए ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारा अन्नदाता आज सड़कों पर है। मैं इस सरकार को कहना चाहता हूं कि जिसकी शुरुआत हुई है उसका अंत होना भी तय है। इस सरकार को इतना घमंड हो गया है कि आज हमारा अन्नदाता सड़कों पर है और सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज इन्होंने पूरी मीडिया को भी खरीद लिया है। पूरी मीडिया हमारे जो सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं दिखाना चाहती है। आप देखिए किस तरह से कितना कम टेम्परेचर है और हमारे किसान भाई सड़कों पर डले हुए हैं, लेकिन मीडिया कुछ दिखाना नहीं चाहती है। जिस तरीके से ये तानाशाही सरकार दिखा रही है किसानों के प्रति, चाहे हमारे रोजगार के प्रति, आज देखिए कितने लाखों युवा रोजगार को लेकर परेशान हैं। मध्य प्रदेश को देख लें, भारत को देख लें, बल्कि इन्होंने आंकड़े देना भी बंद कर दिया है। अब तो हमसे कहते हैं कि चाइना की चीजें मत खरीदिए। अरे आप मेक इन इंडिया लेकर आते हैं, 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर आते हैं और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए आप टेंडर चाइना को देते हैं। आप 12,000 करोड़ के लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाते हैं और जब नागपुर में मेट्रो बनने का काम होता है तो आप प्रोजेक्ट चाइना को देते हैं। आप कहते हैं कि हम देश को डिजिटल बनाने का काम करेंगे। अरे सरकार से पूछिए, जिस पेटीएम का आप प्रचार कर रहे हैं उसमें 40% शेयर किसका है? उसमें 40% शेयर चाइना का है। आप देश के युवाओं को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। मैं आज सरकार से यही पूछना चाहता हूं कि आपने रोजगार का डेटा जो है, बेरोजगारी का डेटा देना बंद कर दिया है। आज किसानों की हालत बदतर हो गई है, नए नए छात्र युवाओं की हालत बेकार हो गई है, नौकरियां नहीं है। पूरी रेल, किसी भी चीज को अगर देखा जाए प्राइवेटाइजेशन करने का काम किया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से देश का युवा यहाँ पर परेशान है। आज लाखों युवा पढ़ते हैं। मैं वैसे इंदौर में एक प्रसिद्ध संस्थान में पढ़ाता हूँ। लॉकडाउन के दौरान मैं आया और मैंने जिस तरीके से यहाँ देखा लोगों की समस्या, तो मैं आज इन्हीं समस्याओं को लेकर लोगों के साथ लड़ रहा हूँ। आज जिस तरीके से किसानों के साथ गलत करने का काम कर रहा है, जिस तरीके से काले कानून लेकर आए हैं, कहते हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने कानून बनाया था क्या वो किसान थे क्या? जिन लोगों ने कानून बनाया था वो किसान थे क्या? और जिस तरीके से इन लोगों ने बिल पास किया है, तो बिल पास होने के उसमें 3 तरीके होते हैं राज्यसभा में। पहला तरीका, इन्होंने बोला कि जो सहमत है वो आई बोलेगा और जो सहमत नहीं है वो नो बोलेगा, और जिसको स्पीकर की आवाज सुनाई देगी वो मान लेगा कि बिल पास हो गया। तो इन्होंने जब उसमें राज्यसभा में विरोध किया गया तो इन्होंने मान लिया कि हमको आई ज्यादा सुनाई दिया और इन्होंने बिल पास कर दिया। और जब राज्यसभा के अंदर सांसदों ने हंगामा किया तो 8 सांसद को सस्पेंड कर दिया गया। आज राज्यसभा सांसद 8 सांसद पार्लियामेंट के बाहर बैठे हुए हैं। किसी मीडिया ने ये नहीं दिखाया
कि इनको सस्पेंड क्यों किया गया। उसके बाद इनके एक केंद्रीय मंत्री का बयान आता है कि ये लोग माफी मांगेंगे तब जाकर इनको रिवोक किया जाएगा। अरे मैं पूछना चाहता हूं, आपको ये अधिकार किसने दिया कि इनको रिवोक कब किया जाएगा? जब ये लोकसभा राज्यसभा स्पीकर को अधिकार है तो तुमको किसने अधिकार दिया? जिस तरीके से आज हमारे देश में युवा बेरोजगारी से परेशान है, आत्महत्या कर रहा है, हमारा अन्नदाता आत्महत्या कर रहा है, हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है दोस्तों। जिसकी शुरुआत हुई है उसका अंत होना भी तय है। आज हम किसकी तरफ जा रहे हैं? आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ जा रहे हैं। भाई अगर हम बात करें, पहले हमारे अंग्रेज आए थे तो अंग्रेज थोड़ी ना आए थे, पहले कंपनियां आई थी। वो कंपनियां आकर यहाँ पर उन लोगों ने धीरे धीरे कब्जा करना चालू किया। आज इसी तरीके से क्या करेंगे? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, ये हमारे किसानों को लुभाएंगे और उनके खेतों को अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने का काम करेंगे। उसके बाद ये बोलते हैं कि ये मामला एसडीएम तक जाएगा, ये मामला कलेक्टर तक जाएगा। भाई अंबानी और अडानी फोन करेंगे तो कलेक्टर क्या करेगा? जब अंबानी और अडानी फोन करेंगे, क्या हमारे किसान अन्नदाता अंबानी और अडानी से लड़ सकते हैं क्या? आज हमारे देश की स्थिति जिस तरीके से बद से बदतर हो जा रही है, हमको आप कहते हैं कि आप ऐसा मत करिए, वैसा मत करिए, आप चाइना के पटाखे मत लिए, नहीं लेंगे। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हम मानेंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप देश को डिजिटल बनाने का काम करते हैं, तब आप पेटीएम का प्रचार करते हैं जिसमें 40% शेयर चाइना का है। मेक इन इंडिया में आपने कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया? स्किल इंडिया में कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया? आज हमारे अन्नदाता इतना सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, तो आप उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आप कहते हैं कि वो अन्नदाता नहीं है, वो तो आतंकवादी है। अरे आतंकवादी है तो सरकार बात क्यों कर रही है? आपकी सरकार आकर हमसे बात क्यों कर रही है? आज देश के जिस तरीके से स्थिति कर दी है, हमारे देश में अगर आप और हम आज सड़कों पर नहीं आए तो आने वाली पीढ़ी आपसे और हमसे यह प्रश्न पूछेगी कि आप तब क्या कर रहे थे जब देश में ऐसा हो रहा था। आज पूरे देश में पूरा कॉन्ट्रैक्ट अडानी और अंबानी को देने का काम हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, आपको सत्ता में इसलिए नहीं लाए थे हम युवा भी इस सत्ता में आपके लिए इसलिए नहीं लाए थे कि आप इस तरीके से इनको प्राइवेटाइजेशन करें। आज देश के युवा परेशान है, किसान परेशान है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परेशान नहीं है, हर व्यक्ति परेशान है। तो मैं देश में इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप जिस तरीके से बोलते हैं कि हम तो वही किसानों के लिए जो बिल लाए हैं, किसानों के फायदे का बिल है, तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि इस बिल में मुझे एक बात अच्छी बता दो आपकी। मैं खुला चैलेंज करता हूं आपको, मैं आपसे बहस करूंगा, मैं आपसे डिबेट करूंगा कि किसानों के लिए इसमें क्या अच्छा है। आप कहते हैं हम इस बिल को लेकर आए, जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है। तो जब आप सरकार में बैठे हो, क्या आप किसान हो? जब आप इस बिल कर लेकर आए थे तो क्या आपने किसानों से एक बार पूछने का काम किया कि इस बिल को हम लेकर आए या नहीं है? क्या किसानों के लिए फायदेमंद है या नहीं? मैं देश के युवाओं को, मेरे सभी आदरणीय भाइयों बहनों को, सभी को यही कहना चाहता हूं कि ये समय है आगे आने का। अगर आप और हम अभी आगे नहीं आए तो आने वाली पीढ़ी हमसे इस बात का जवाब मांगेगी कि आप क्या कर रहे थे। तो मैं सरकार को इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि ये तीनों काले कानून आपको वापस लेने होंगे, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि सरकार से आप इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन हम आपको इस्तीफा देने का काम करेंगे और दिलवाएंगे। हम आपको बना सकते हैं तो मिटा भी सकते हैं, हम आपको बना सकते हैं तो मिटा भी सकते हैं। तो मैं दो लाइन कहना चाहता हूं, परेशानियां तो आएंगी आंदोलन में, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूं। मैं वैसे एक इंजीनियर हूं, लेकिन जब मैं किसान का बेटा हूं, जिस तरीके से मैंने अपने पिताजी को परेशान देखा है तो मुझे भी दर्द होता है। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। हमारे हक की लड़ाई आपको हमको लड़नी होगी। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपने यहाँ बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।
धन्यवाद साथी गिरिराज सिंह धाकड़ जी। और मैं आप सबकी जानकारी में एक बात और ला दूं, अखिल भारतीय किसान सभा AIKS के राष्ट्रीय नेता हैं। ये जो 8 सांसदों का जिक्र हमारे भाई ने किया है, इन 8 सांसदों में एक अखिल भारतीय किसान सभा के नेता भी हैं जो संसद में मौजूद थे और उन्हें भी सस्पेंड किया गया है। उनका नाम है के रागेश, केरल के हैं वो। और उनसे जब ये कहा गया कि माफीनामा दे दो तो उन्होंने कह दिया एक बार नहीं 1000 बार ये कुर्सी को ठोकर मारते हैं, किसानों के साथ गिरफ्तारी नहीं करेंगे, किसान के साथ रहेंगे। उसका विरोध करती है। 2 मौजूद थे लेकिन सस्पेंड में उनका भी नाम आया है। दो सस्पेंड हुए, करीम साहब और ये सॉरी वो सभी होता है कि 2 सस्पेंड हुए हैं, 2 सस्पेंड हुए उनमें से 8 में से। अब मैं आपके सामने हमारे इस आंदोलन को संचालित करने में एक अहम भूमिका निभाने वाले साथी, ये जो तामझाम हम देख रहे हैं इसमें बड़ा महत्व देने वाले साथी